ओके, तो वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज जो सैटरडे का क्लास था, जो हमारा टेस्ट हुआ था, तो आज उसके इंग्लिश पोर्शन को मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन जो है वो एरर से रिलेटेड है, तो हम एरर पे बात करेंगे। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आई हैव रिटन अ लेटर फॉर द इशू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सो जो यहाँ पे आई हैव रिटन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट पे लिखा हुआ है। एक लेटर की बात हो रही है जिस इशू के बारे में, जो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को लेके है। तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो एक अनकाउंटेबल वर्ड है, और जो अनकाउंटेबल वर्ड है वो अपने साथ कभी भी एस नहीं लेता है। तो इस सेक्शन सी में ये एरर है। और इक्विपमेंट जैसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स को हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में ही रखते हैं। कभी भी हम उसको एस लगा के या ई एस लगा के उसको प्लूरलाइज नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे आपके हो गए फर्नीचर, एक फर्नीचर ऐसा वर्ड है, चाहे आप बोले ज्वेलरी, इन पे हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही अनकाउंटेबल है और ये कैरी करता है हर तरीके के फर्नीचर को। फर्नीचर जो वर्ड है वो उसके अंदर सारे ही फर्नीचर आ जाते हैं, चाहे वो हमारे टेबल हो, चेयर हो, बेड हो। तो इसीलिए ये सब अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं, उसमें हम कभी भी एस का यूज़ नहीं करेंगे। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन शी। तो बहुत लोगों ने अपनी लाइफ खोई है समुद्र में। तो जितने भी वर्ड्स हैं कई सारे, जैसे सी है, इनके साथ आर्टिकल दा का आना कंपलसरी होता है। आर्टिकल दा इनके साथ आता ही है। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे अर्थ है, मून है, या आपकी रिवर्स हो गई, या कोई प्लैनेट्स हो गए, कोई हिमालयन रेंज हो गई। इनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज़ कंपलसरी ही करते हैं। तो इसमें आपका सी में एरर था। सो अब डिस्कस करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। दे वंडर्ड हाउ मैनी विंडोज वर इन देयर रूम। दे वंडर्ड, उन्होंने सोचा, हाउ मैनी विंडोज वर इन देयर रूम, उस रूम में कितनी सारी खिड़कियां थी। तो देखिए ये जो देयर है यहाँ पर, देयर, ये इंट्रोडक्टरी देयर है। इससे हम किसी का इंट्रोडक्शन करते हैं, देयर, ये इंट्रोडक्शन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो रूम है वो है नाउन, और नाउन के लिए हमें चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो इस पे अपना पोजेशन शो करेगा। देयर रूम यानी उस रूम के या रूम में इतनी सारी खिड़कियां थी। तो ये इंट्रोडक्टरी देयर है और इसका यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे देयर का यूज करेंगे, देयर, THEIR वाला देयर, क्योंकि ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो कि रूम पे पोजेशन शो कर रहा है। दे वंडर्ड हाउ मैनी विंडोज वर इन देयर रूम, उस रूम में कितनी सारी विंडोज थी, वो है सोचने लगे। तो यहाँ पे ये देयर का यूज होगा, जो कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये देयर एक इंट्रोडक्टरी देयर है, जैसे हम बोलते हैं देयर इज अ बॉय इन द रूम, तो वो इंट्रोडक्शन देता है बॉय के बारे में। सो नाउ अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो द डेकोरेशन ऑन द रूम वर अ हॉर्स पेंटिंग। तो जो डेकोरेशन था रूम में, वर अ हॉर्स पेंटिंग, वो हॉर्स पेंटिंग थी। जो यहाँ पे डेकोरेशन है वो हमारा मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट यहाँ पे डेकोरेशन है, और डेकोरेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब की जगह हो जाएगा वॉज। तो द डेकोरेशन ऑन द वॉल वॉज अ हॉर्स पेंटिंग, तो ये आपका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। I have checked this month calendar.
मैंने चेक किया इस महीने का कैलेंडर। तो अब देखिए जहां पे जो मंथ है, मंथ, मैंने चेक किया इस महीने का कैलेंडर, तो महीने का यहाँ पे हमें पोजेशन चाहिए, मंथ कैलेंडर आएगा ना कि मंथ कैलेंडर। तो यहाँ पे हम सिंपली मंथ कर देंगे, MONTH एपोस्ट्रोफी के साथ S लगा देंगे, मंथ कैलेंडर, क्योंकि वो पोजेशन शो कर रहा है कैलेंडर पर। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रोमन है, एक्चुअली ये A हो गया है। The Roman Church of Catholics is one of the precious institutions। जो रोमन चर्च है कैथोलिक्स का, वो वन ऑफ द का जो यहाँ पे वॉइस होती है में से, यानी कि जितनी भी प्रीसियस इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में, उनमें वन ऑफ द प्रीशियस है वो, यानी कि उनमें से एक बेहतरीन है। तो इसका जो रूल होता है, ये वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन को कैरी करता है, जो कि यहाँ पे प्लूरल ही है। सो इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, he is the only one of his favorite student who present in the class। so यहाँ पे जो द ओनली आता है, द ओनली का जो केस है, द ओनली के साथ जब भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो वो जो होता है वो हु नहीं होता है। वैसे तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पर्सन है या बहुत से पर्सन्स हैं, तो पर्सन्स के लिए हु आता है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन इस केस में जब जहाँ पे द ओनली या द सेम लिखा होता है, उसके साथ हम जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो दैट का यूज करते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो आपका सी में है। और हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जो वर्ब कैरी करता है वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग करता है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट जो था स्टूडेंट्स था, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है तो उस लिहाज से ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे एस लिखा होता तो ये सिंगुलर नाउन हो जाता, और सॉरी सिंगुलर वर्ब हो जाता, और अगर सिंगुलर वर्ब हो जाता तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करता। तो हमेशा हमें याद रखना होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन का केस होता है, द ओनली द सेम के साथ हम हमेशा दैट का यूज करते हैं, और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जो अपनी वर्ब लेता है वो अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट लेता है। एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर ये सिंगुलर होगा तो यहाँ पे सिंगुलर आएगी। तो ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे एरर्स खत्म हो गए हैं, अब हम आ गए हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे, जो हमारा बेस्ट ग्रामेटिकल सूट कर रहा होगा, जिसे हम उस सेंटेंस पे जाएंगे। ओनली मी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ओनली मी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ तो ये एरर है ही, इसकी जगह हमें बेस्ट सूटेड ऑप्शन को यहाँ से उठाना है। तो ओनली मी कैन, तो मी ये वर्ब है, मी से पहले जो आएगा वो आएगा आपका सब्जेक्टिव केस, लेकिन मी तो एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली आई कैन, तो कैन एक वर्ब है, आई एक सब्जेक्टिव केस है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे अभी। आई कैन ओनली, अब जो आई कैन ओनली है उसकी जो वॉइस आ रही है, आई कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं कर सकता हूं ओनली, सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो इस वॉइस को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हम सेकंड कंसीडर कर रहे हैं, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सिर्फ मैं ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, बजाय आई कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम, सिर्फ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें जो बी आंसर है वो आपका राइट होगा। तो आपका जो 9th क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, अंडरलाइन वाले सेंटेंस को। सो मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। तो देखो यार, जो अंडर होता है
जो अंडर होता है उसे हम यूज़ करते हैं, जैसे जो अंडर होता है उसको हम यूज़ करते हैं जब हम किसी के नीचे बैठे होते हैं। जैसे कोई कैट है, वो बैठी हुई है चेयर के नीचे, तो हम बोलते हैं द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। लेकिन जब हम कहीं पे कोई चीज़ मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो हम उसके लिए नीचे और ऊपर के लिए अबव ऊपर के लिए यूज़ करते हैं, और जो नीचे के लिए करते हैं वो बिलो यूज़ करते हैं, बिलो का यूज़ करते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसमें बिलो कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि जो भी मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं रिवर है, रिवर का फ्लो बिलो द डेंजर लाइन है या बिलो द अबव द डेंजर लाइन है, तो हम इसी तरीके से बोलते हैं क्योंकि मेजर कर रहे हैं। लेकिन अंडर तो बैठना होता है। कोई भी इंसान पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो हम कह देंगे वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो वो तो नीचे आ जाता है। लेकिन जहाँ पे मेजर करना होता है चीज़ों को, वहाँ पे हम अंडर का यूज़ नहीं करते हैं, हम अबव या बिलो का यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कौन से ऑप्शन में बिलो बैठा है। तो पहला है लिव बाय द पॉवर्टी लाइन, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो अब 10वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द मदर विद हर चिल्ड्रंस वर एक्साइटेड, तो यहाँ पे ये जो क्लॉज फ्रेज है, तो ये जो विद हर है, विद हर हमेशा जो वर्ब को कैरी करता है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट करता है, और यहाँ पे जो मदर है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर का वॉज हो जाएगा। चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे हम, चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग तो वर होता, लेकिन जो विद हर है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब को कैरी करता है। तो मदर क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम वॉज का यूज करेंगे, तो वॉज ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हमने जो एरर्स हैं और इम्प्रूवमेंट्स के जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने वोकैबुलरी सेक्शन पे। तो जो वोकैबुलरी सेक्शन है, पहला क्वेश्चन है सेंश्योर। तो सेंश्योर मतलब होता है किसी को भी बुरी तरीके से डांटना या फटकारना। तो इसका जो सिनोनियम है वो यहाँ पे हो जाएगा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब डांटना फटकारना होता है। दूसरा अप्रिशिएट, अप्रिशिएट टू एडमायर समवन, एडमायर करना होता है। और ब्लेम तो किसी पे दोष डालना होता है। और जो अब्यूज है वो हम अब्यूज किसी पे भी पड़ताड़ना अगर करते हैं, पड़ताड़ना वगैरह, किसी को कुछ गलत बोलना या किसी को डांटना फटकारना, तो उसे हम अब्यूज़ कहते हैं, जहाँ पे हम मेंटल या फिजिकली दूसरे आदमी को पेन देने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है अब्यूज़। तो यहाँ पे जो सेंश्योर का जो सिनोनियम हो जाएगा वो क्रिटिसाइज हो जाएगा। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग। सो डिलीजेंट मतलब होता है बहुत ही मेहनती करने वाला, बहुत मेहनत जो करता है, बहुत एफर्ट जो मारता है, वो होता है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। तो जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है हम उसे डिलीजेंट बोलते हैं। तो हमें इसका सिनोनियम देखना था। तो इसका जो सिनोनियम है वो है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब होता है डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। तो इसका जो बी ऑप्शन है, बी है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट होता है जब भी हम किसी भी चीज को लेके अपने इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है हमें किसी भी चीज में, तो उसे बोलते हैं हम इनडिफरेंट। इंटेलिजेंट तो आप सबको पता ही होगा, इंटेलिजेंट मतलब होनहार होता है। और जो एनर्जेटिक है, जो फुल ऑफ एनर्जी से भरा होता है, फुल ऑफ एनर्जी। तो इसका जो डिलीजेंट का जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा इंडस्ट्रियस। अब हमें देखना है पीनलाइज। अब हमें जो है एंटोनियम देखने हैं। पीनलाइज होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लॉ के अंडर नहीं आती हो, जो इलीगल हो। कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो कि लॉ के अंदर नहीं आती है, तो हमें इसका एंटोनियम देखना था। तो सबसे पहले हम आउटलॉ की बात करते हैं। तो आउटलॉ इसका एक सिनोनियम है जिसका मतलब होता है इलीगल। दूसरा है वीटो।
वीटो होता है जब भी कोई लॉफुल बॉडी कभी भी जब कोई डिसीजन या कोई भी अमेंडमेंट पारित करती है, लेकिन सामने वाला कंट्री कोई भी उसको वीटो कर देता है यानी उस डिसीजन पे पूरी तरीके से रोक लगा देता है। तो किसी भी लॉफुल बॉडी द्वारा कोई भी डिसीजन जब पारित किया जाता है तो उसको अगर हम वीटो करते हैं तो हम उस डिसीजन को कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं, हम उसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूएन में अमेरिका कोई भी बिल लाता है तो उसे रशिया वीटो कर देता है यानी स्टॉप कर देता है कि वो दुनिया में वो लॉ नहीं बन पाएगा। अब आ जाते हैं हम लीगलाइज पे। तो पीनलाइज का जो एंटोनियम है वो है लीगलाइज मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो लॉ के अंडर आती है, जो लीगल जिसे हम कहते हैं, जिसमें कोई भी लॉ ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। और फॉरवर्ड तो आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी सा वर्ड है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेथार्जिक। तो लेथार्जिक मतलब होता है वेरी लेजी, जो काम बहुत सुस्ती से करता है या किसी भी चीज में बहुत ज्यादा आलस दिखाता है तो वो होता है लेथार्जिक। अब इसका एंटोनियम चाहिए, तो एंटोनियम जो इसका यहाँ देखिए स्लगिश इसका एक सिनोनियम है। स्लगिश मतलब भी वेरी लेजी होता है। इनर्ट मतलब इनएक्टिव होता है, जो कि बहुत इनएक्टिव हो यानी कि वो भी लेजी है। और डल भी इसका एक सिनोनियम है, बहुत ही बोरिंग सा होना या लेजी होना। तो एनिमेटेड मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी या लाइफ, यानी कि जो पूरे एनर्जी से भरा हुआ हो उसे बोलते हैं हम एनिमेटेड। जैसे विराट कोहली है हमारे, वो बहुत ही एक एनिमेटेड कैप्टन है जो कि बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी से हर समय भरे रहते हैं, ठीक है भाई। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा ईडियम से। तो ये है डीप इन थॉट्स यानी कि जो सोच में बहुत ही गहराई तक डूब जाता है। तो डीप इन थॉट होता है पेंसिव होता है जब हम किसी भी चीज को गहराई से सोचने लगते हैं, खासकर कब, जब हम वरी होते हैं, चिंतित होते हैं। जब हम किसी भी चीज में चिंतित होते हैं तो हम उन थॉट्स में बहुत ही गहराई से डूब से जाते हैं। तो डीप इन थॉट्स का जो ईडियम है वो है पेंसिव। अब इसमें 4 वर्ड्स और हैं, जैसे मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना। तो जो भी कोई प्रोसेस होती है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग डीपली इन साइलेंस। स्पेशली ये किस केसेस में होता है, किसी रिलीजियस के केस में हो सकता है। हम किसी रिलीजियस सभा में बैठे हैं तो हम बहुत ध्यान लगाते हैं, या फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए टू मेक आवर माइंड वेरी काम। अपने मन को शांत करने के लिए हम मेडिटेशन का यूज करते हैं, या फिर किसी रिलीजियस पर्पस में जब हम किसी भी रिलीजियस मीटिंग में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान लगाते हैं भगवान में। और पेंसिव तो इसका सिनोनियम है ही, जो कि इसका ईडियम है। अब आते हैं पेस्की होता है कुछ भी जो आपको बहुत ही ज्यादा एनॉय करता है, इरिटेट करता है। तो पेस्की का मतलब होता है एनॉइंग। जब भी कोई चीज बहुत ही एनॉइंग होती है हम उसे पेस्की बोलते हैं। और परलियन मतलब होता है किसी भी चीज को चुराना, टू स्टील समथिंग, या फिर किसी से बिना पूछे किसी चीज का यूज करना, या फिर किसी चीज को चुराना, इसको हम परलॉइन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, द हैबिट ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ। तो इसका जो आंसर है वो है सी, नार्किसिज्म जो होता है वो अपने आप को कोई भी जब बहुत ज्यादा एडमायर करता है, अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करता है, स्पेशली जब हम अपने लुक्स को लेके, अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं तो उसे बोलते हैं नार्किसिज्म। नार्किसिज्म एक नाउन है। अगर हम किसी को नार्किसिज्म कह रहे हैं इसका मतलब वो उसे बहुत ज्यादा अपने आप की तारीफ करने की आदत है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन और है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आगे आपको बहुत काम आएंगे। जो पहला है साइकोसिस एक सीरियस मेंटल इलनेस है, और एक पैरानोआ ये भी एक मेंटल इलनेस है, और न्यूरोसिस भी एक मेंटल इलनेस है। अब इन तीनों में फर्क क्या है, तो एक एक करके हम इन तीनों में फर्क समझेंगे। जो साइकोसिस है, हम कहते हैं ना कोई पागल हो जाता है जब अपना पूरा
उसकी जो पूरी बॉडी या मेंटली जब वो बहुत ही तरीके से अपना बहुत परेशान हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर से गुजरता है, तो हम उसे बोलते हैं साइकोसिस, जिसमें उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है, चाहे वो चलने का ढंग हो, बोलने का ढंग हो, उसकी मेमोरी हो। वो जब बहुत ज़्यादा सफ़र करता है इस डिसीज से, इस मेंटल डिसीज से, तो हम उसे साइकोसिस बोलते हैं। लेकिन न्यूरोसिस क्या होता है? ये भी एक मेंटल इलनेस है, लेकिन इसमें हमेशा हमें चिंता लगी रहती है, बहुत ज़्यादा हम सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी चिंता को लेके। जब हम बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, बिना बात के किसी बात को सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं एक तरीके से। तो जब हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो ये भी एक मेंटल डिसीज़ है, मेंटल इलनेस है, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। अब एक पैरानोया है, इसमें हमेशा हमें लगता रहता है कि somebody is trying to harm us, that we are very important and somebody is trying to harm us every time। हमें हमेशा ये लगता है जब भी ये वाला मेंटल डिसीज होता है कि कोई हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करना चाहता है बार बार। तो इसमें चोट पहुंचाने की कोशिश, जब भी हमें लगता है कोई हम पे हमला कर देगा, चोट पहुंचाएगा, तो उसे पैरानोया कहते हैं। न्यूरोसिस होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगती है, हम सफ़र करते हैं उस फीलिंग से, जब हमें बहुत ज़्यादा फियर, डर लगता है या चिंता होने लगती है। और साइकोसिस होता है जब हम हमारे पूरे सारे जो होल पर्सनैलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, तो साइकोसिस। सो नाउ अपने 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज। तो देखो, जब हम कोई भी बहाना मारते हैं, लेकिन वो एक्सक्यूज क्या होता है, बहुत हद तक लॉजिकल भी ना हो, तो हम कहते हैं हमने किसी को काम दिया था, उसने उस काम को टाल दिया, पर उसने कोई भी सड़ा सा बहाना मार दिया, तो इसको बोलते हैं हम लेम एक्सक्यूज, यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ऐसा एक्सप्लेनेशन जो हमें सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा, लेम एक्सक्यूज, बहुत ही वियर्ड बहाना जब हम मार देते हैं। और इसके बाकी सब वर्ड तो गुड एक्सप्लेनेशन, यूजलेस टॉक, फीलिंग, ये तो ज़्यादा इसमें पढ़ने वाली कोई चीज़ भी नहीं है। तो अब हम 18 पे चलते हैं। टू ऐड फ्यूल टू फायर। तो देखो, एक फायर लगी हुई है, फायर लगी हुई है, उसमें अगर हम फ्यूल डाल देंगे, कोई पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, तो वो क्या होगी, वो आग और भड़क जाएगी। तो इसी को बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर, यानी किसी चीज को भड़काना। तो इंसाइट होता है किसी भी चीज को भड़काना, टू ऐड फ्यूल टू फायर यानी कि भड़काना। इनिशिएट मतलब होता है पहल करना, इन्वेस्टिगेट मतलब होता है किसी भी चीज की सर्च करना, जब कोई केस हो जाता है तो जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। इंसल्टेट तो किसी को भी इंसल्ट करना होता है, तो ये बहुत छोटे वर्ड हैं। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्पेलिंग एरर है, तो इसमें हमें सही स्पेलिंग ढूंढनी थी। तो डिफ्यूज़ की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है ए, डिफ्यूज़। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20, इसमें हमें सही स्पेलिंग ढूंढनी थी अमेच्योर की। तो अमेच्योर की जो सही स्पेलिंग है, दो जगह लिखी हुई है, बी और डी ऑप्शन दोनों सेम है। और अमेच्योर की स्पेलिंग यही होती है जब हम किसी भी काम को सिर्फ फन के लिए करते हैं, मोर देन प्रोफेशन को छोड़ के, तो हम उसे अमेच्योर बोलते हैं। नाउ 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा आ जाता है PQRS, पैराजम्बल। इसमें हमें क्वेश्चंस को सीक्वेंस से अरेंज करना होता है। तो इसमें जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, अब हमें ढूंढना है कि सेकंड वर्ड कौन सा होगा, P है, Q है, R है, S है। तो हम इसे जब भी अटेम्प्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन किससे शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ Q से हो रहा है, यहाँ S से हो रहा है, यहाँ S से हो रहा है और यहाँ भी S से हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यार पहले सेंटेंस के बाद जब जो पहला सेंटेंस आने वाला है वो Q और S से ही शुरू होने वाला है। तो हमें उसमें कभी भी R को देखने की जरूरत नहीं है कि हमें पता चल गया यार R से तो शुरू ही नहीं हो रहा होगा क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। और P से भी नहीं शुरू हो सकता क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहां से हमें दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो अब बाकी के जो बचे हुए ऑप्शन है Q और S, तो हम वो देखते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, सब्जेक्ट है, एक नाउन फ्रेज है स्पेस टेक्नोलॉजी। हम जानते हैं जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, मेन वर्ब।
तो हमें यहाँ पे चाहिए वर्ब। अब हम देखेंगे कि बचे हुए सेंटेंस में वर्ब कहाँ बैठी हुई है। तो दैट कैन ट्रांसफॉर्म, दैट एक वर्ब तो है नहीं, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हैज क्रिएटेड, तो यहाँ पे बैठी हुई है हैज क्रिएटेड, इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है वी थर्ड, हैज क्रिएटेड। तो सब्जेक्ट के बाद हमें जो वर्ब चाहिए था वो आ गया हैज क्रिएटेड। तो हमें पता चल गया एस से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्यू को एलिमिनेट कर दिया। अब हमें एस वाले देखने कि एस में कहाँ है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड, अब क्रिएट क्या किया है, अ सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन या दैट कैन। तो अभी हम कुछ बात कर रहे हैं क्रिएट करने की, तो दैट कैन ट्रांसफॉर्म तो आ नहीं सकता। तो यानी कि जो पी ऑप्शन है, अ सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, तो हम पूरा पढ़ेंगे एक बार। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, तो ये हमारा ठीक बैठ रहा है। तो हमें देखना है एस के बाद पी कितनों में बैठा हुआ है। तो एस के बाद पी यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, तो हम अपना दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देंगे। तो दूसरे ऑप्शन के बाद हम जाएंगे कि अब यहाँ पे एक क्यू आ रहा है और यहाँ पे आर आ रहा है, तो हमें देखना है कि थर्ड में क्या आ रहा होगा, क्या क्यू आ रहा है या आर आ रहा है। तो हम देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन दैट कैन ट्रांसफॉर्म या इवन रेवोल्यूशनाइज। तो हमें पता चल गया यार ये तो आएगा नहीं, दैट कैन ट्रांसफॉर्म। अभी हम किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करें उससे पहले हमें कोई चीज होनी भी तो चाहिए। तो हमने देखा क्यू, तो हम इसके साथ गए स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इवन रेवोल्यूशनाइज दैट कैन ट्रांसफॉर्म स्टैग्नेंट सोसाइटी। तो इसके साथ हम चले गए, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दैट कैन ट्रांसफॉर्म, तो हम इसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, रेवोल्यूशनाइज को, दैट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू स्टैग्नेंट सोसाइटी। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22 भी एक PQRS है, तो इसको अटेम्प्ट करेंगे। मदुराई इज अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेस। तो उन्होंने शुरू किया है मदुराई इज अ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेस। तो ये एक बहुत ही क्या है, इतिहास के जमाने से एक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जगह है। तो अब हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, यहाँ QRPS, तो चारों से शुरू हो रहा है, तो हम किसी को भी अभी एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। तो पहले हमने देखा कि बिसाइड्स ऑल दिस, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, इसके अलावा। तो अभी तो कुछ आया ही नहीं है, तो इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। इट हैज फेमस मीनाक्षी टेम्पल। तो ये इट कौन है, ये इट मदुराई के लिए ही तो यूज किया गया है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि क्यू से शायद स्टार्ट हो सकता है। द प्लेस इज ऑल्सो फेमस फॉर जैस्मिन फ्लावर, तो हम जास्मिन फ्लावर के लिए वो फेमस है। इज ऑल्सो, तो यानी कि पहले उसका कोई फेमस चीज आई होगी, तब हमने जास्मिन फ्लेवर की बात की है कि ये भी फेमस है। तो अभी कोई पहली चीज तो आई नहीं, लेकिन इसमें जरूर है कि फेमस आ गया था। तो यानी कि यही हमारा पहला सेंटेंस होगा, फर्दर से तो शुरू नहीं होगा। ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर, तो अभी हमने किसी भी